पार्टी है वो आरएसएस के व्यूज़ पे थोड़ा वो चलती है। तो अभी बिहार इलेक्शन के वक्त श्री आरएसएस के जो मुखिया है मोहन भागवत जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि रिजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को देना चाहिए। तो इस पे कैसे, तो ये तो फिर वो आप एक कह रहे हैं कि जात के नाम पे देना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी एक जगह कहती है कि इस पे पुनः विचार करना चाहिए। तो जो कॉमन पीपल है उनको क्या 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 व्यू रखना चाहिए कि रिजर्वेशन जात के नाम पे देना चाहिए या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास? नहीं, वो देखिए आपका मानना बिल्कुल सही है। आपने जो भी सुना भागवत जी के बारे में या किसी और पॉलिटिकल कार्यकर्ता के बारे में जिसने कमेंट्स किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है, और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि आरएसएस एक संस्था है, भले ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी होगी, यानी एक संस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अलग विचारधारा है और आरएसएस की एक अलग विचारधारा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कमेंट्स करती है वो अपने कमेंट्स में यानी गुरुत्व रखती है और निर्भर रहती है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। और उनका भी कहना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देते हैं वो संविधान के माध्यम से हम चलेंगे, और जो जातिगत जो आरक्षण है वो आरक्षण के माध्यम से हम चलेंगे। अगर हम बात करें पदोन्नति में आरक्षण की, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको अवैध बताया। तो इस समय भी तो एमपी गवर्नमेंट में बीजेपी की मतलब जो ये की सत्ता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कोई एक्टिविटीज़ हमने नहीं की, मतलब इसका भी अपोज हुआ, एंटी रिजर्वेशन रैलीज निकली, लेकिन ये देखा गया कि लोगों ने उसमें सम्मिलित नहीं हुए लोग, जिसके कारण मतलब गवर्नमेंट पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। बड़े बड़े रैलियाँ हुई, तो लोगों का इस पे व्यू क्या है कि क्या वो ये समझते हैं कि मेरा पेट भरा है या इसका मतलब दूसरों का पेट भरा है, या वो ये समझते हैं कि मुझे सिर्फ अपना घर देखना है, दूसरों का नहीं? देखिए, मैं तो ये आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो संविधान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चलेगी। और नहीं, वो जो अभी हार्दिक पटेल जी, हाँ जी, देखो मैं वही आरक्षण को खत्म करने की जो नीतियाँ चल रही है, तो उसके खिलाफ मतलब एक्शन तो हो रहा है, मतलब एक्टिविटीज़ हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा समाज है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो कैसे लोगों को समझाया जाए कि देखिए वो देखो कोई भी जो एक नेता होता है तो वो कुछ सोच समझ के आंदोलन खड़ा करता है, ठीक है। तो लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में उनको उतना नॉलेज ना हो, तो कैसे उनको बताया जाए कि क्या उनके फेवर में है, उनको क्या करना चाहिए। या फिर अगर देखिए रिजर्वेशन नहीं रहा तो हमारे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रिजर्वेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, और उनके पास ये चीज़ें नहीं है तो वो पढ़ेंगे क्या। कुछ होते हैं जो स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ रहे हैं। रिजर्वेशन हमारे स्तर को थोड़ा ऊंचा किया है, लेकिन आज भी हमारा समाज दलदल में डूबा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, लेकिन आज जो हार्दिक पटेल का जो विषय था, आज हार्दिक पटेल का जो विषय था कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। उनको आरक्षण क्यों दिया जाए? आज वो हर चीज़ में सक्षम है, हर चीज़ में उनका बाप दादा से लेकर हर चीज़ में उनका अनेक पैसा जो लेवल है उनका वाला बहुत बड़ा है। आज बाबा साहब ने जो दलित पीड़ित शोषित लोग हैं, जो कम कुवत के समाज के जो लोग हैं, उनको वो चीज़ का आरक्षण मिलना चाहिए। ये यानी उन्होंने इस प्रकार का आरक्षण बाबा साहब ने लिखा है। तो कुछ जातिगत गतिविधियाँ जो है ये संगठन चला रही है कि बाबा उन्हीं को आरक्षण क्यों। आज उनके दादा से परदादा से लेकर उनका बिजनेस करोड़ों रुपए में, आज करोड़पति व्यक्ति को आरक्षण दिया जाए, करोड़पति लोगों को आरक्षण दिया जाए, ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है इसमें। तो टोटली इसीलिए वहाँ के हमारे गवर्नमेंट ने उनको सबक सिखाया है। आज जो हार्दिक पटेल था, आज हार्दिक पटेल आज इसकी स्थिति क्या है? आज उन्होंने भव्य रूपी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, आज पूरे देश में नंबर 1 आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था मेरा। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज जितना भी करेंगे, लेकिन जो बाबा साहब का जो संविधान है, वो जाति का जो संविधान है वही रहेगा बस। तो आए दिन हमको पता है कि हमारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है। तो प्राइवेटाइजेशन में तो आप जानते होंगे कि रिजर्वेशन नहीं होता,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल वो एम्प्लॉयड रखते हैं। तो हमारे कुछ जो बड़े नेता लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेटाइजेशन में भी मिलना चाहिए। तो इस पे आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है आपकी। क्योंकि कैसा है कि अपने देश में, अपना देश कोई एकदम हाई लेवल देश नहीं है। क्योंकि कैसा अपने देश में भी जनता बहुत गरीबी जनता है। अब 1947 से लेकर का इतिहास देखिए कि अपना देश ही सोने की चिड़िया थी। लेकिन आज की स्थिति और पहले की स्थिति अलग है। आज नई हमारे जो नवयुवक जो है, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है वो चीज़ का, वो दर दर भटक रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्राइवेटीकरण होने के माध्यम से उनको उसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिले, जातिगत आरक्षण उनको मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो जैसे आज हमारी सब महिलाएं हैं, आए दिन हम रोज़ न्यूज़ में पढ़ते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ सिर्फ बाहर में अत्याचार नहीं होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, लेकिन ये सामने नहीं आता क्योंकि महिलाएं रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं कराती। तो इन महिला जो मतलब वो अपने पे सहन कर लेती है तो इन पर वायलेंस होता है, तो इन महिलाओं का क्या कहना चाहेंगे कि कैसे घर के बाहर निकलना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें कैसा डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना कायदा नहीं। इसके पहले का आप इतिहास देख लीजिए और अभी का इतिहास देख लीजिए। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज जो सरकार बनी है और स्टेट लेवल में जो सरकार बनी है, उनके माध्यम से आज जो महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार बहुत कम प्रमाण से हो रहे हैं अभी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस लेवल में काम चालू है, क्योंकि आज लोगों को, नवयुवकों को अगर रोजगार मिले तो वो फांदी में न पड़ते हुए आज वो रोजगार के माध्यम से जाए। आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिलने के माध्यम से क्या हो रहा है कि जो नवयुवक जो है लोग हैं वो नशे के माध्यम में जा रहे हैं। नशे के माध्यम में जाने की वजह से कैसा ये निकुत्त कर रहे महिलाओं से। तो आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, विदेशों से कंपनी आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कैसा है जो युवक लोग हैं उनको रोजगार मिलने के माध्यम से ये चीज़ें कम होती जाएंगी। तो मेरा मानना यह है कि देश का विकास होगा तो ही नवयुवक काम पे लगेंगे। और ये जो चीज़ें बलात्कार के माध्यम से लोगों महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उनका छेड़ हो रहा है, ये चीज़ें कम होती जाएंगी। गौ हत्या पे क्या विचार? गौ हत्या पे तो मैं ये कहूँगा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सही है। पार्टी के तो व्यू अलग अलग है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गौ हत्या एक परंपरागत आणि अपन फेवर में है आपके लिए? जी बिल्कुल मैं फेवर में हूँ, क्योंकि कैसा है गौ हत्या बोले तो अपनी एक माँ है। नहीं मतलब गौ हत्या के फेवर में है या नहीं, मतलब गाय की हत्या करना आप उसको मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र स्टेट में उसको बैन कर दिया। मेनका गांधी जी भी कहती है कि पशुओं की हत्या करना पाप है। योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं और साक्षी महाराज भी कहते हैं। लेकिन हमारी जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उन्होंने गौ हत्या के लिए जो यूज़ होता है जो मशीन, उसके लिए पहले आयात कर 10% होता था, तो अभी 6% कर दिया। तो जो देवेंद्र फडणवीस जी, मेनका गांधी जी और आदित्य योगीनाथ जी, साक्षी महाराज जी ये जो कह रहे हैं गौ हत्या पाप है, तो उससे तो आप बीजेपी गवर्नमेंट मतलब बीजेपी पार्टी हिंदुओं का फेवर लेना चाहती है और इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके गवर्नमेंट मुसलमानों को भी खुश करना चाहती है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन क्या ले? नहीं, ऐसे आपकी जो धारणा है वो गलत है। पार्टी बहुत अच्छी दिशा में चल रही है, उसके बारे में निर्णय हो रहा है। और कैसा है ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। अपना इनके जो विचार है, व्यूज है, ये अलग किस्म के है। और पार्टी ये चाहती है कि किसी प्रकार का कोई प्रकार का दंगा न भड़कते हुए यानी हर समाज को बराबर न्याय दे, ये पार्टी का मेन उद्देश्य है। और जैसे हम बात करते हैं हमारे इधर 85 to 90% जो जनता है वो गरीब है। तो मेरा मानना यह है कि शेतकरियों का जो आत्महत्या करते हैं उसका एक कारण है कि उनको सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज नहीं मिलता। जैसे आप कहें कि उनको दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिलती, आप एक्सरे करने जाएँ, सोनोग्राफी करने जाएँ, MRI करने जाएँ, उसके लिए भी आपको चार्जेस देने होते हैं। तो इन चार्जेस को